वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ इस वक्त गुफ्तगू करें, वो सुन लेते हैं। मुकदमा चल रहा था, उसका जो मुख्तसर हुक्म है वो हम तक पहुंचा है जी। मेरी बात हुई अटॉर्नी जनरल साहब से, उन्होंने भी कुछ उसके जो नकात हैं वो बताए हैं। बाकी टीवी स्क्रीन्स पे आ रहा है कि अदालत ने 3 रुकनी बेंच नहीं, बहुत सारी सियासी जमातों, बार काउंसिल्स और सिविल सोसाइटी के मुतालबे के बावजूद, जिस मुतालबे को इवन ऑपोजिशन ने भी रद्द नहीं किया, कि ये एक ऐसा अहम आइनी और कानूनी मामला है जिस पे बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट जैसे मुक़र्रर इदारे को कलेक्टिव विजडम के साथ फैसला करना चाहिए था, और उसका जो हल पार्लियामान की तरफ से भी दिया गया, जो हुकूमती इत्तेहाद के सियासी कायदीन की तरफ से भी दिया गया, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया बहुत सारे और तबकात ने भी इस पे अपनी राय दी कि यहाँ पे उन 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जिन्होंने अपने आप को केस से अलग कर लिया था, उनके अलावा जो फुल कोर्ट है वो बैठती और इस पे फैसला देती। तो जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उस पर मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में जारी एक सियासी और आइनी बहरान नज़र आ रहा है वो और ज़्यादा संगीन होगा, वो और ज़्यादा गहरा होगा। आपने देखा कि आज साथ ही एक 6 रुकनी बेंच बना दिया गया जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब करेंगे, और उसमें 5 और जज साहबान जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस अजहर रिजवी साहब शायद शामिल हैं, और एक और नाम भी होंगे। उन पे मुश्तमिल ये बेंच है, जो इस बात का सबूत है कि अटॉर्नी जनरल ने जो कल आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, और हमारा जो पार्लियामान में भी मौक़िफ़ था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बेंच ने जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, और उन्होंने रोका था कि जब तक फुल कोर्ट मीटिंग होती नहीं और जब तक 184(3) की जुरिस्डिक्शन के हवाले से रूल्स नहीं बन जाते या इस पे कानून साजी नहीं हो जाती, जो 184(3) के मुकदमात यानी कि आज खुद नोटिस के मुकदमात या सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के मुकदमात हैं, उन पर समात ना की जाए। तो 3 रुकनी बेंच ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को ही रद्द कर दिया, और फिर हैरानकुन बात यह है कि साथ ही ज़रूरत महसूस की कि 6 रुकनी बेंच की ज़रूरत है। ये सर्कुलर से या एग्जेक्टिव ऑर्डर से मसला हल होता नज़र नहीं आया। तो ये फिर उस बात की दलील है जो कि बहुत सारे वकला ने भी कहा, पार्लियामेंटेरियंस ने कहा, कल अदालत में अटॉर्नी जनरल साहब ने इस पर बहस भी की, इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी इस पर बहस की कि जुडिशल प्रॉपर्टी ये डिमांड करती है, और कानून का ये तकाजा है, आइन का ये तकाजा है कि आप पहले उस मुकदमे के हवाले से फैसला करें और इस मुकदमे पे कार्रवाई उसके बाद करें, ताकि जो अदालत उज़्मा के फैसले हैं उनकी सही तौर पे उनकी रूह के मुताबिक उन पे अमल हो सके। तो एक पॉइंट तो ये था। दूसरा, आप सबको मालूम होगा कि जब 1 मार्च को फैसला आया तो उस रोज भी हमारा ये मौक़िफ़ था कि जो आज खुद नोटिस केस 1/2023 था वो 3 के अगेंस्ट 4 जजेस की अक्सरियत से वो खारिज हुआ, और 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम इन पिटीशंस को 184(3) के जो दायरा कार से बाहर समझते हैं, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं 184(3) की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होती, और वो पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं थी, यानी कि वो कोई ऑर्डर नहीं था जिस ऑर्डर को बुनियाद बनाकर ये मौजूदा प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की गई। इस इंतहाई अहम आइनी मामले को हल करने के लिए, और बिलखसूस जब 4 जज साहबान ने अपने अपने फैसलों में भी लिख दिया, और जब तफसीली फैसला जात आए तो वो तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो गया कि 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने वो पिटीशंस खारिज की हैं। उन 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के फैसले जुडिशल फाइल पे मौजूद हैं। 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये पिटीशंस मेंटेनेबल हैं, और इलेक्शन कमीशन को हदायत की कि वो सदर और गवर्नर केपी से इलेक्शन की तारीखें लें और उसके मुताबिक इलेक्शंस करवाएं। जो 2 जज साहबान रिक्यूज कर गए थे उनके बारे में ये कहा गया कि वो कहाँ पे रिक्यूज किया, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है
कि उस 9 रुकनी बेंच की फाइल में उन 2 जज साहबान का कोई हुक्म नहीं है, ना अबूरी हुक्म है ना फाइनल हुक्म है। तो ऐसी सूरत हाल में ये करीने इंसाफ और आइन और कानून की मंशा के ऐन मुताबिक था कि 4 के फैसले को मानते हुए या इस इबहाम को ही दूर, मान लिया ये इबहाम है तो इस इबहाम को दूर करने के लिए फुल कोर्ट बैठती, वो भी नहीं बैठी। अटॉर्नी जनरल साहब ने कल एक और रास्ता सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जी इस मामले को हल कीजिए, क्योंकि इसका जो मुल्की हालात जिससे मुल्क गुजर रहा है और जो हमारे सिक्योरिटी के और मौशी हालात हैं उनमें अगर सियासी और आइनी बहरान भी शामिल कर दिया जाए तो ये मुल्क की खिदमत नहीं होगी, ये और मसाइल बढ़ाएगा। तो ऐसे में अटॉर्नी जनरल साहब ने कल ऑफर दी थी, उन्होंने एक मशवरा बल्कि दिया कोर्ट को प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर होने के हवाले से कि आप जो बाकी 6 जज साहबान हैं जो इन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं रहे उन पे मुश्तमिल एक बेंच बना दें। लेकिन वो 6 या 7 जज साहबान थे, वो इस्तदा भी जो है वो भी रद्द कर दी गई। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि जो अंदेशा है पाकिस्तानी कौम का कि हमारे मुल्क की जो आला तरीन अदालत है उसमें तकसीम है और तकसीम का तासुर खत्म करना अदारे के सरबराह की जिम्मेदारी होती है। अदारे के सरबराह के तौर पे चीफ जस्टिस साहब को यह चाहिए था कि वो इस तासुर को खत्म करने के लिए इस अहम आइनी और कानूनी मसले को फुल कोर्ट में लेके जाते। जो 2 जज साहबान रिक्यूज कर चुके थे उनके बावजूद 13 रुकनी बेंच बन सकता था और उस बेंच के सामने रख के ये फैसला होता कि आया 184(3) के दायरा कार में ऐसे केसेस पे फैसला होना चाहिए जो केसेस उस वक्त हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, जो केसेस बेसिकली सूबों से ज्यादा मुतल्लिका हैं और जिन केसेस के ऊपर हाई कोर्ट में या सिंगल बेंचेस में या ICS पड़ी हैं और वो कोई महीनों या सालों से नहीं, वो चंद दिनों में फैसला भी हुई और उनकी अपीलें अभी पेंडिंग थी। तो मैं समझता हूं कानून के तालिब इल्म के तौर पे जो कल पार्लियामान में बात की वज़ीर आज़म साहब ने और मैंने भी कुछ इस पे कहा और जो पार्लियामान ने करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया था कि इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव सोच में है, इज्तमाई सोच में है। इदारे को एक पेज पे हो के ये केस एक अदालत में बैठ के सुप्रीम कोर्ट को ये केस सुनना चाहिए और उस केस का फैसला तमाम फरीकैन जो हैं वो मानेंगे। लेकिन अगर अक्सरियत के फैसले पे 4 जज साहबान के फैसले को रद्द करते हुए 3 रुकनी बेंच फैसला जारी करेगा तो इस फैसले पे ना किसी को इत्मीनान होगा ना किसी को एतमाद होगा और ये मामलात को और ज्यादा संगीन करने का बायस बनेगा। तो ये कुछ मारूजात थी जो मैं समझता था कि आपसे शेयर कर ली जाएं, क्योंकि अभी केस की बाकी डिटेल्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ आ रही हैं, लेकिन जो हुकूमती इत्तेहाद है वो बिल्कुल इस बात पे क्लियर है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है, जिस तरह से अहम आइनी और कानूनी मुकदमात के फैसला जारी किया गया है, बेंचेस की तश्कील जिस तरह से हो रही है, सीनियर प्यूनी जज को जिस तरह से तमाम मामलात से दूर रखा जा रहा है, सीनियरिटी में उनसे अगले नंबर पे आने वाले जज साहब को भी इस तरह के तमाम बेंचेस से दूर रखा जाता है, कुछ और मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को इस तरह के बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा और ये बार बार हो रहा है। आज भी जो 6 रुकनी बेंच बना है उस पे भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं। तो हम एक बार फिर ये चीफ जस्टिस साहब से ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और ये सारे मामलात जो हैं इनको दुरुस्त किया जाए, वरना ये जो बहरानी कैफियत है ये संगीन आइनी और सियासी बहरान में तब्दील ना हो जाए, जो कि पाकिस्तान इस वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जी। राशिद हबीब साहब एयरवाइज से। ये जो नया बेंच बना है 6 रुकनी, ये जब कारी फैसले साहब के फैसले को अंडू करता है तो क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव करना कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है, मैं तो बात ही ये कर रहा हूं, मेरी तो समझ से बातें कुछ बालातर हैं कि अगर जस्टिस फायज इज़ा साहब ने जो रोका था 184(3) के मुकदमों की समाअत से, उसे सर्कुलर के जरिए से आपने देखा कि उसको उस फैसले को रद्द कर दिया गया और फिर कहा गया कि नहीं ये हमारा इंतजामी मसला है। कल ओपन अदालत में ही कहा गया कि यह मामला इंतजामी नौइयत का है। तो फिर क्या जरूरत पेश आई कि आज फैसला सुनाने के बाद
6 रुकनी बेंच, और 6 रुकनी मेरे तो तकसीम के हवाले से भी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ बतौर वकील। मैंने भी कुछ साल इस अदारे में गुजारे हैं अदालत के वकील के तौर पे। ये 6 रुकनी तो फिर ये महसूस हो रहा है कि जैसे अदालत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। आधी अदालत एक तरफ है, आधी अदालत एक तरफ बैठी है। मैं हाथ जोड़ के ये इस्तदा करूंगा बतौर वकील के और बतौर वजीर कानून के इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब को कि खुदा के लिए अपने घर को इकट्ठा करें, अपने इदारे को मुत्तहिद करें। ये तो एक जहां पे बाहर तराजू का निशान लगा हुआ है तो वो दोनों पलड़े बराबर इसलिए दिखाए गए हैं कि आप तो तोलने वालों में से हैं। अगर वहीं पे इत्तेहाद नहीं है, अगर वहीं पे ही इत्तफाक नहीं है, अगर वहीं पे सोचों में इतना ज्यादा तजाद है और एक दूसरे के फैसलों के बारे में जो रवैया अपनाया गया है चीफ जस्टिस साहब, ये अदारे के वकार और तकद्दुस और इज्जत के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डिग्निटी है, उसकी जो रेट है, वो ये डिमांड करती है कि ये मामला सारे के सारे जो मामलात हैं इनके लिए वो जो हमने पहले अर्ज किया, जो पार्लियामान में भी कहा गया कि आप 13 रुकनी बेंच बिठाएं, वो बेंच बैठे और इन सारे मामलात का जायजा ले। आप ठंडी तबीयत के वकील भी हैं और लॉ मिनिस्टर भी, तो क्या कोई आप सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान? क्योंकि कुछ आपके ऐसे मुजरा हैं ऐसी इस किस्म के बयान देते हैं जो कि हालात बेहतर होने की बजाय गलत रंग अख्तियार कर देते हैं। बहुत शुक्रिया रन साहब। मैं तो एक बड़ा आजिज़ सा बंदा हूँ और मेरा दिल धड़कता है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के जो इदारे हैं उनके लिए। पार्लियामान भी एक बहुत मौकर इदारा है और अदालत उज़्मा बिलाशुबा मुल्क की आला तरीन अदालत है। ये टकराव की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए और मेरे तो ख्याल में ये इदारों के सरबराहान के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान होता है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बारहा ये दरख्वास्त की और मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हमारा उनसे मीटिंग्स में भी मिलना जुलना होता है, वैसे भी सोशली हमारे मिलने पे पाबंदी नहीं है। मैंने उनसे हाथ जोड़ के इस्तदा की थी, बारहा ये की कि सर अदालत को इकट्ठा रखें। 5 जजेस या 7 जजेस की अदालत नहीं है, ये 15 मौकर जज साहिबान की अदालत है। आप नंबर 1 पे हैं अमंग्स्ट द इक्वल्स। आप अपना इख्तियार बड़े भाई के तौर पे, एक बाप के तौर पे इस्तेमाल करें और सबको इस तरह इकट्ठा बिठाएं। आपके फैसलों की ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। आपके फैसलों पे अमल दरामद में कोई आंख भी उठा के नहीं देखेगा। बाहर कैफ ये फैसला उन्होंने करना है। मैं अभी भी दुआ गो हूं कि अभी भी बहुत नुकसान नहीं हुआ। इदारे की तौकीर के लिए, अदारे की तकद्दुस के लिए, अदारे के वकार के लिए अना का मसला नहीं इसे बनना चाहिए। बल्कि आज भी मैं फिर एक दफा ये गुजारिश करूंगा कि जो 13 रुकनी बेंच है वो बैठे, ये सारे मामलात वो बैठ के तय कर सकते हैं कानूनी और आईनी तौर पे। और शायद इसी तरह से ये इसी में मैं समझता हूँ कि इस कौम की भी भलाई और बका है। देखिए, मैं अभी फैसला आए 20-25 मिनट हुए हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी राय दूसरों पे मुसल्लत करते हैं। उसी का तो रोना रो रहे हैं। आज काबीना का इजलास है। वजीर आजम साहब इस तबीयत के मालिक हैं कि उन्होंने तो जो इख्तियार उन्हें दिया गया था आर्मी चीफ के तकर्रुर का, वो भी काबीना में बैठ के फैसला किया था, हालांकि वो वजीर आजम का कुल्ली इख्तियार था। तो आज 2:30 बजे काबीना की मीटिंग उन्होंने बुलाई है। तो काबीना की मीटिंग में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे गुफ्तगू और उसके बाद देखिए, मैं तो आज भी ये कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद खुद मुख्तार आईनी इदारा है। अदालत ने भी यही, मेरे ख्याल में जो मैंने पढ़ा है, अदालत ने कहा है कि आप देखें कि इतनी तारीख और इतनी तारीख के दरमियान इलेक्शन की तारीख 1 मई से लेके 14 मई तक इलेक्शन की तारीख तय करें। उन्होंने महकमों से भी ये कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को अपनी जो सहूलियात हैं, जो सपोर्ट है, वो फराहम करे। बार कैफ ये सारी बातें आज काबीना में भी डिस्कस करेंगे जी और पार्लियामान के फ्लोर पे भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। बाकी का